वेलकम टू अलीज लाइफ साइंस प्लेटफॉर्म। आई एम मंजूर अली रऊफ। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट में हमने सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की डिफिनीशन पढ़े, फिर उसमें टाइप्स पढ़े सारे। आज हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल कितने किस्म के हैं, फिर उसके बाद हम न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लेक्चर्स लाने में थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरा कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा था, इंटरव्यूज़ था, कुछ इंटरव्यूज़, उस वजह से थोड़ा लेक्चर्स लाने में लेट हुआ। तो आप अगर इस लेक्चर्स को, इस जो फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहा है, अगर आपको ये लेक्चर्स बेनिफिट हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं खुद अपने बिजी शेड्यूल में से ये टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लेक्चर्स ला रहा हूँ। ये लेक्चर्स लाने के लिए, बनाने के लिए, सेटअप तैयार करने के लिए 5 to 6 आवर्स तक मुझे इसमें टाइम लगता है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस लेक्चर को सारे स्टूडेंट तक पहुँचा देना। और आप लोग इस वीडियो जो एजुकेशन लेक्चर है जो आपको प्रोवाइड हो रहा है, उस लेक्चर को अगर आपको समझ आया तो आप लाइक करना। जितना ह्यूज रिस्पांस आएगा, लाइक ज़्यादा आएगा, यूट्यूब खुद जो है सजेस्ट करेंगे, स्टूडेंट तक पहुंचा देंगे इस वीडियो लेक्चर्स को, एजुकेशन लेक्चर्स को। तो आप जब इस लेक्चर को, आप तो मेरे सामने नहीं हो, मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो लाइक करना, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे स्टूडेंट को ये लेक्चर समझ आ रहा है। आप मुझे फीडबैक दे सकते हो लाइक करके इस लेक्चर को, और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट करेंगे। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है एक सिग्नल होता है। सिग्नल मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ए सेल है और बी सेल है। ए सेल अगर बी सेल से कम्युनिकेट करना चाहता है, अगर ए सेल बी सेल को कहना चाहता है कि बी सेल आप डिवाइड हो जाओ, आप एक्टिवेट हो जाओ, आप अपना डिफरेंशिएशन करो, अपनी शेप चेंज करो, या अगर ए सेल बी सेल को सिग्नल देना चाहता है तो किसके फॉर्म में देता है? या तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है किसके फॉर्म में देता है? एक होता है पोलर फॉर्म में, पोलर चार्ज फॉर्म में इस सिग्नल को सेंड करता है, दूसरा नॉन पोलर फॉर्म में सेंड करता है। जो पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है, ये चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स होता है। अब यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है। अब डायग्राम पे ये गोल वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये सेल है। और सेल के ऊपर जो ये रिसेप्टर आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे, ये क्या है? रिसेप्टर है। ब्लू कलर का जो लाइट ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये है रिसेप्टर है। जो रिसीवर होता है, रेड कलर का जो डाउट जो आपको शो हो रहा है, वो है आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है? पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है ये रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है। ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपको दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है। फिर उसके बाद ये सिग्नलिंग जो हो जाता है, जैसे कि सिग्नलिंग क्या है? या तो एक्टिवेशन, या तो नंबर बढ़ाना, या तो प्रोलिफरेशन करना, ये सिग्नल होता है। अब पोलर, ये एक बात याद रखना, पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है प्लाज्मा, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता है, इसलिए उनका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो सिग्नल जो है, ये सिग्नल क्रॉस कर सकता है, ये सिग्नल क्रॉस कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अगर ये सिग्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, क्यों कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस? इसलिए कर सकता है क्योंकि ये सिग्नल मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोफोबिक है, स्टेरॉइड है। क्योंकि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, सिग्नल भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होने की वजह से स्टेरॉइड जो सिग्नलिंग होगा वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये सिग्नल नॉन पोलर, ये सिग्नल क्या है? नॉन पोलर।
ये आपको दिख रहा है रेड कलर के जो डॉट सारे, ये सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये डायरेक्ट क्रॉस करके आ रहा है। और रिसेप्टर जो है, ये रिसेप्टर जो है साइटोसोल में प्रेजेंट है। साइटोसोल में या तो रिसेप्टर जो रेड कलर का सर्कल आपको दिख रहा है ये है न्यूक्लियस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर भी रिसेप्टर हो सकता है। आपको ये साइटोसोल पता चल गया, आपको पोलर और नॉन पोलर पता चल गया सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इनका एग्जाम्पल देखेंगे, नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले ये मोस्ट ऑफ देम आर स्टेरॉइड्स होता है, स्टेरॉइड्स होता है जो कोलेस्ट्रॉल से बायोसिंथेसिस होकर बनता है। अब इसमें एग्जाम्पल जो है टेस्टोस्टेरोन, एक है टेस्टोस्टेरोन, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकता है, क्योंकि इनका रिसेप्टर या तो साइटोसोल में होगा या तो न्यूक्लियस में होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये क्या है, मेल का हार्मोन है, मेल में ये हार्मोन प्रेजेंट होता है, और इस हार्मोन का काम ये होता है कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना। और मेल जो है, आपने नोटिस किया होगा कि मेल जो है फीमेल से ज्यादा एग्रेसिव होता है, मेल ज्यादा एग्रेसिव होता है, आपने सोसाइटी में देखा होगा या अपने घर में देखा होगा। क्यों होता है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल को एग्रेसिवनेस बना देता है, और मेल में जो आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है फीमेल से ज्यादा। क्यों होता है, क्योंकि इसी टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये फीमेल हार्मोन है, ये फीमेल के बॉडी टेम्परेचर को राइज करता है, और इसीलिए फीमेल का बॉडी जो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेल से ज़्यादा, ये काम होता है प्रोजेस्टेरोन का। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये भी फीमेल हार्मोन है, ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, और ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन के दौरान ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। और फोर जो एक्डाइसोन हार्मोन, एक्डाइसोन हार्मोन एक इंसेक्ट हार्मोन है, फीमेल का मोल्टिंग जो इंसेक्ट होता है, चाहे इंसेक्ट में फीमेल हो मेल हो, उनका मोल्टिंग करवाता है एक से एडल्ट बनते वक्त। तो लास्ट है ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ऑन ऑफ करता है। ये सारे हार्मोन जो है हम सिर्फ अभी डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, अब इसको ब्रीफली हम देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी में। अभी आपको सिर्फ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह ही आपको याद रखना है सिर्फ। और एक्सेप्शनल जो है बायोलॉजी में हमेशा कोई भी जो भी टॉपिक है उनमें एक्सेप्शनल प्रेजेंस होता है, और एक्सेप्शनल में ये प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स जो है ये है नॉन पोलर, ये है स्टेरॉइड्स हार्मोन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, लेकिन इनका रिसेप्टर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, ये एक्सेप्शनल है। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन ये है, जब हमें कोई भी अगर हमें चोट लगे फिर हमें पेन जो फीलिंग होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। थ्रोम्बोक्सिन और सेकंड जो थ्रोम्बोक्सिन है, थ्रोम्बोक्सिन का फंक्शन ये होता है कि जब हमें वॉन्ड होके ब्लीडिंग हो जाता है, अगर ये थ्रोम्बोक्सिन काम नहीं करेंगे तो ब्लीडिंग जो है नहीं रुकेंगे, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं, खून को रोकने में मदद करते हैं। ल्यूकोट्राइन्स और लास्ट में ल्यूकोट्राइन्स जो हार्मोन है। अब लास्ट में पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स देखेंगे। पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि ये चार्जेड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, हाइड्रोफोबिक का बना हुआ है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इनका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, इनका रिसेप्टर कहाँ पे, या तो साइटोसोल में या तो न्यूक्लियस के अंदर है। तो उसमें एग्जाम्पल है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में क्या है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट जो है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये दोनों अमाइनो एसिड है। ये क्या करता है, सोडियम चैनल को ओपन करवाता है और डीपोलराइजेशन करता है मेम्ब्रेन को है। और दूसरा ग्लाइसिन और गाबा, ये है न्यूरो इनहिबिटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। जैसे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से अगर सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ये होने नहीं देता है, ये इनहिबिट करता है। किस तरह करता है, ये न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ओपन करते हैं क्लोरीन आयन चैनल को। क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज होता है, अब जितना क्लोरीन जो सेल के अंदर आएगा नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेंगे, तो पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो जाएगा सेल का, तो उस वजह से क्या हो जाएंगे, हाइपर पोलराइज हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा बेसिक कंसेप्ट यही याद रखना कि ब्रीफली हम एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, और अभी आपको सिर्फ यही याद रखना कि डीपोलराइजेशन का मतलब सेल के अंदर चार्ज जो है पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है सोडियम का आने से, वो डीपोलराइजेशन हो जाता है। और हाइपर पोलराइजेशन जो है
सेल के अंदर का चार्ज जो वो ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट हो जाता है, इनहिबिटर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर, अब हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पूरा पढ़ा, हम न्यूक्लियर रिसेप्टर में टाइप 1 रिसेप्टर देखेंगे। टाइप 1 रिसेप्टर में एग्जांपल क्या है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड सिग्नलिंग, या तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड सिग्नलिंग होगा, या तो टेस्टोस्टेरोन होगा, या तो प्रोजेस्टेरोन होगा, या तो एस्ट्रोजन होगा, या तो एकाडाइसोन होगा, ये तमाम सारे कोई भी हो सकता है। हमने एग्जांपल सिर्फ ग्लूकोकोर्टिकॉइड सिग्नलिंग का लिया है। सबसे पहले ये क्या है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आउटसाइड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, और ये है साइटोसोल। मैं लेक्चर्स को बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और पहले से ही मैंने बना के रखा है ताकि आप लोगों का टाइम कम समय में ये एजुकेशन आप तक पहुँचे। और फिर उसके बाद साइटोसोल आपको पता चल गया, आउटसाइड जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो रेड में आपको डॉट दिख रहा है गोल गोल सा, ये है ग्लूकोकोर्टिकॉइड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कोई भी हो सकता है। अब ये डायरेक्ट पास करके आ सकता है साइटोसोल के अंदर। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये खुद हाइड्रोफोबिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफोबिक है, तो ये इसको आने देता है, अंदर आ जाता है। आने के बाद अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आपको, ये सबसे पहले सिग्नलिंग आने से पहले जो लेफ्ट साइड में यहाँ आपको दिख रहा है ये वाला, और जो ग्रीन कलर को जो ऊपर ये चैपरॉन प्रोटीन है, ये रिसेप्टर को इनहिबिट करके रखता है। पहले सिग्नल आने से पहले, सेल के अंदर आने से पहले जो HSP19 इनहिबिटर होता है, जो हिट्सो प्रोटीन जो है, ये रिसेप्टर को इनहिबिट करके रखता है। जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ गया, आने के बाद ये रिसेप्टर पर बाइंड हो, अभी बाइंड हुआ है, देखो आप, अब बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद ये HSP जो है, HSP यहाँ देखो कि HSP यहाँ पे रिलीज हुआ है, HSP को रिमूव कर देता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर पर बाइंड होते ही। फिर ये रिसेप्टर जो आपको ये दिख रहा है ब्लैक कलर से, ये दोनों डाइमराइज कर देता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है, ये रिसेप्टर डाइमराइज हो जाता है, और डाइमराइज होने के बाद इस तरह डाइमराइज हो जाता है दोनों। डाइमराइज होने के बाद ये दोनों, यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल दिख रहा है, NLS मतलब न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल होता है। ये सिग्नल रिसेप्टर पर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से डाइमराइज होते ही फिर उसके बाद ये अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद ये है न्यूक्लियर पोर, ये हमारा क्या है? ये जो है न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर आना स्टार्ट हुआ है। अब डाइमराइज हो गया, डाइमराइज होने के बाद न्यूक्लियस के अंदर आ गया, और ये रेड कलर को जो आपको ये दिख रहा है, ये रेड कलर की ये है DNA। अब DNA की यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, जहाँ पे प्रमोटर होता है, उस प्रमोटर साइट पर बाइंड हो जाता है। ये डाइमराइज होकर यहाँ पर बाइंड हुआ है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है प्रमोटर रीजन से, और यहाँ पर बाइंड होते ही ये HAT हेड को रिक्रूट करता है। हेड क्या है? को एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले हेड को रिक्रूट करता है। हेड क्या है? हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज है। ये हेड का काम क्या होता है? हेड जो है एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है हिस्टोन पे। डीएनए जो है, पहले डीएनए मान ले, डीएनए आप एज्यूम कर लो कि एक बास्केटबॉल या क्रिकेट बॉल जो होता है, उसके ऊपर जो है धागा जो रैप किया होता है, उसी तरह हिस्टोन प्रोटीन गोल जैसा होता है, बॉल जैसा, उस पर डीएनए इस तरह रैप किया होता है। अब हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज का फंक्शन ये होता है कि ये डीएनए पर एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से ये डीएनए जो है, डीएनए का चार्ज नेगेटिव होता है और हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये एसिटाइल ग्रुप का भी चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव और एसिटाइल ग्रुप और हिस्टोन जो है रिपल करता है, और डीएनए जो है वहां से क्या हो जाता है? अनरैप हो जाता है, और डीएनए खुल जाता है। अब डीएनए आहिस्ते आहिस्ते खुल जाता है। खुलने के बाद उसका प्रमोटर जो एक्सपोज हो जाता है, और यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से टारगेट जीन का एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज आपको पता चल गया कि हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज का फंक्शन क्या है। फिर उसके बाद ये टारगेट जीन का एक्सप्रेशन हो जाएंगे। ये है टाइप 1 रिसेप्टर, जिसका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोसोल में प्रेजेंट है। और ये रिसेप्टर क्या होगा? होमोडाइमर होगा। होमोडाइमर मींस दोनों रिसेप्टर जो है सेम होगा, होमोडाइमर रिसेप्टर्स। और इसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल देखेंगे टाइप 1 न्यूक्लियर रिसेप्टर का। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन, हमने डिस्कस किया था कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, उनका फंक्शन। दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा प्रोजेस्टेरोन, फोर्थ एकाडाइसोन, फिफ्थ ग्लूकोकोर्टिकॉइड। और हम टाइप 2 रिसेप्टर सिग्नलिंग देखेंगे। इसमें टाइप 2 में हमने एग्जाम्पल देखा था थायरोक्सिन, और पहला तो थायरोक्सिन है, दूसरा रेटिनोइक एसिड, थर्ड जो है विटामिन D3। इनका रिसेप्टर जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इनका साइटोसोल में नहीं होगा। अब देखो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है। ये क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। अब हम यहां देखेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में क्या है? थायरोक्सिन है। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन ये भी क्या है? स्टेरॉयडल है, हाइड्रोफोबिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफोबिक है, तो इसको अंदर आने देंगे। ये ब्लू कलर की जो
लाइट ब्लू कलर का जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये अंदर आ गया, ये थायरोक्सिन हो सकता है या रेटिनोइक एसिड हो सकता है या विटामिन D3 हो सकता है। ये अंदर आ गया, अंदर आने के बाद ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर पोर आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियर पोर, ये वाला न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर है, आपको न्यूक्लियर पोर दिख रहा है। और ये क्या है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का क्या है, ये है मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपको डीएनए, पहले जो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियर पोर से सिग्नल आने से पहले ये डीएनए है, और डीएनए पर क्या प्रेजेंट है, ये ब्लैक कलर का जो ये दिख रहा है ये रिसेप्टर है, और रिसेप्टर के ऊपर जो रेड वाला ये दिख रहा है ये क्या है, HDA, हिस्टोन डीएसिटाइलेस है। मतलब ये क्या करके रखता है, रिसेप्टर को इनएक्टिव करके रखता है जब तक सिग्नल ना आए अंदर। ये हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में रखता है। हेटेरोक्रोमेटिन मतलब क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब ये है कि डीएनए इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म में किस तरह है, ये डीएनए जो है हिस्टोन से रैप किया होता है, हिस्टोन पर रैप किया होता है डीएनए, फिर उसका प्रमोटर रीजन जो यहाँ पे हाइड हुआ होता है, तो उस कंडीशन में हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, या डीएनए इनएक्टिव है ये कह सकता है। फिर उसके बाद जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आ गए, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू आ गया, आप यहाँ से आ गया, फिर उसके बाद यहाँ रिसेप्टर के ऊपर ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, लाइट ब्लू कलर का यहाँ पर बाइंड हुआ है। रिसेप्टर जो हेटेरोडाइमर होता है, यहाँ पे होमोडाइमर नहीं होता है। फिर यहाँ पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होते ही ये रेड कलर का जो HDA आपको दिख रहा है, हिस्टोन डीएसिटाइलेस, इसको रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद हिस्टोन एसिटाइलेस को, हिस्टोन HAT, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज है, ये को एक्टिवेटर है। अब इसको रिक्रूट करता है, रिक्रूट करते ही यहाँ पर कहाँ पर बाइंड हो जाता है, डीएनए के हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, या तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, या तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, या तो प्रोजेस्टेरोन का सिग्नल होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट होगा। अब ये डीएनए हेटेरोक्रोमेटिन से किस में चेंज होगा, यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन मतलब डीएनए एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो है हो सकता है। फिर उसके बाद टारगेट जीन का एक्सप्रेशन हो गया, और फिर उसके बाद ये अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करेगा। अब आपको हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन में किस तरह कन्वर्ट हो गया, ये इसका मैकेनिज्म पता चल गया। किस तरह जब हेटेरोक्रोमेटिन पर जो हिस्टोन जो है डीएनए पर रैप किया होता है, डीएनए पर जो हिस्टोन पर H3 हिस्टोन पर एसिटाइल ग्रुप ऐड करते ही ये हिस्टोन जो है डीएनए जो है अनरैप हो जाता है, हिस्टोन से अनरैप होके ये क्या बन जाता है, फिर इसका प्रमोटर एक्सपोज हो जाता है, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हो जाता है, फिर वो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे हम। इसका एग्जांपल जो रेटिनोइक एसिड का एग्जांपल जो है टाइप 2 न्यूक्लियर रिसेप्टर का जो एग्जांपल जो है, इसमें सबसे पहला रेटिनोइक एसिड है, दूसरा थायरोक्सिन है, और तीसरा है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिट्रॉल, ये है विटामिन D3। रेटिनोइक एसिड क्या है, एक मॉर्फोजेनिक प्रोटीन है, ये सारे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। और थायरोक्सिन जो है ये है थायराइड हार्मोन्स में, कोलाइड रीजन में, कोलाइड जो थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पे कोलाइड जो होता है, फॉलिकल जो होता है वहाँ पे स्टोर करके रखता है आयोडीन को थायरोक्सिन फॉर्म में। फिर उसके बाद 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिट्रॉल जो है ये विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म में है। विटामिन D3 जो है हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसिस होता है, लेकिन कब होता है, जब हमारे सुबह सुबह जब सन का जो सनलाइट होता है वो हमारे बॉडी के ऊपर पड़ते ही विटामिन D3 का सिंथेसिस होता है। हम पहले पढ़ते थे जैसे कि सन से हमें विटामिन D3 मिलता है, विटामिन D3 नहीं मिलता। सिर्फ सन का काम ये होता है कि विटामिन D3 को सिंथेसिस करने का एक्टिवेशन करना। एक्टिवेशन सिर्फ सनलाइट करता है और बाकी सिंथेसिस हमारे बॉडी के अंदर होता है। और यहाँ तक रखेंगे हम अपने लेक्चर को, और नेक्स्ट में हम जी प्रोटीन कपलर रिसेप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, फिर उसके बाद हम बाकी जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स देखेंगे, फिर उसके बाद कैंसर बायोलॉजी, फिर उसके बाद इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे। और ठीक है डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर को अगर आपको समझ आया तो आप इस लेक्चर को लाइक करना। आप लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे स्टूडेंट को ये लेक्चर समझ आ रहा है। और शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये लेक्चर का नोटिफिकेशन उसी वक्त ही आपके मोबाइल में आ जाएंगे। ओके, टेक केयर स्टूडेंट।